नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि JAWST, ठीक है, एंड द रो ओपिड्यूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट। चलिए आपको बताना है जेम्स वेब और रो ओपिच्यू क्लाउड कॉम्प्लेक्स के बारे में कौन से सेंटेंस सही है। पहला सेंटेंस, द JWST वॉज लॉन्च इन 2021 एंड कलेक्ट्स डेटा प्राइमरीली इन विजिबल लाइट। क्या यह विजिबल लाइट में प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा है, यह पूछ रहा है। दूसरा सेंटेंस, द रो ओपियूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन अ गैलेक्सी फार बियॉन्ड द मिल्की वे। क्या यह सही है। तीसरा सेंटेंस, द JWST हैज रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लीस्ट नाउन गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स, ठीक है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बता रहा है द रो ओपियूची नेबुला इज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्या है, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उन्होंने रिवील्ड किया है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लीस्ट नाउन गैलेक्सी और ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। तो सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। अब थोड़ा बहुत हम उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फिलहाल क्या हुआ है, researchers have discovered the most distant active supermassive black hole to date with the James Webb Space Telescope। उन्होंने एक स्पेस में सुपरमेसिव ब्लैक होल को क्या किया है, डिस्कवर्ड किया हुआ है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इनको बनाया है किन लोगों ने, नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने। कब लॉन्च किया था दिसंबर 2021, ठीक है। और यह जो है यह हमारा लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। तो वहाँ पे विजिबल लाइट जो थी उस वजह से ये गलत हो गया था, ठीक है। इट कैन सी बैकवर्ड्स इन टाइम टू जस्ट आफ्टर द बिग बैंग बाय लुकिंग फॉर गैलेक्सीज दैट आर सो फार अवे दैट द लाइट हैज टेकन मेनी बिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट फ्रॉम दोज गैलेक्सी टू द टेलीस्कोप। मतलब यह टेलीस्कोप बहुत सालों पुराना, अगर कहीं से हमें कुछ विजिबल हो रहा है, कुछ हमें इंडिकेट मिल रहा है, तो उसको भी यह कैप्चर कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है कास प्लेटू के बारे में। कास प्लेटू विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। आपको बताना है कि कास प्लेटू कहाँ पे आया है। क्या गोवा में आया है, क्या कर्नाटक में आया है, या फिर केरला में आया है, या फिर अपना महाराष्ट्र में आया है, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी। कास प्लेटू कहाँ पे आया है, कास प्लेटू आया है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कास प्लेटू के बारे में। तो रिसेंट रिसर्च कंडक्टेड ऑन सेडिमेंट सैंपल, देखिए सेडिमेंट के साथ ये जुड़ा है, फ्रॉम सीजनल लेक लोकेटेड इन कास प्लेटू ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट। सतारा डिस्ट्रिक्ट में जो कास प्लेटू आया है वहाँ के एक लेक से हमने क्या लिया था, हमें कुछ सेडिमेंट्स मिले हैं जो रिवील कर रहे हैं सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडियन समर मॉनसून। हमारा जो समर मॉनसून है यह मॉनसून के बारे में हमें कुछ बता रहा है, ठीक है। जो इंडियन समर मॉनसून है वो दुनिया के कई सारे देशों में समर मॉनसून है। चलिए आपको यह बताना है कि कौन सा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे विंटर में बारिश हो रही है। किसमें, विंटर में बारिश होती है, यानी कि रेनी सीजन विंटर में आता है। ऐसा कौन सा बायोम है, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, यह आपको बताना है, ठीक है। फिलहाल कास प्लेटू जो है यह वेस्टर्न घाट में आया है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में, ठीक है। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए
अगले क्वेश्चन आपको बताना है मियावाकी मेथड के बारे में। तो मियावाकी मेथड क्या है? ऑप्शन ए पूछ रहा है टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन द सेमी एरिड एरियाज। ऑप्शन बी बता रहा है टू क्रिएट डेंस फॉरेस्ट विथ नेटिव प्लांट्स। ऑप्शन सी बता रहा है टू अप्लाई कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू लैंड टू हेल्प ग्रो क्रॉप्स, लैंडस्केप्स, प्लांट्स एंड लॉन्स। ठीक है। और ऑप्शन डी बता रहा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी। अब अगर आप लोग करंट में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि मियावाकी जो मेथड है वो किसके लिए है? यह है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। और यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह बहुत सारी प्लांट ट्रीसीज को एक छोटी सी जगह में क्या करवा सकता है? यह ग्रो करवा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही आएगा हमारा 2, टू क्रिएट डेंस फॉरेस्ट विथ नेटिव प्लांट्स। ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम उनके बारे में जान लेते हैं कि मियावाकी मेथड क्या है और यह किन लिए फेमस है। तो इसको क्रिएट किया था जापान के बोटनिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा मियावाकी। याद रखिएगा, अकीरा मियावाकी। ठीक है। उन्होंने ड्राइनेस, इरोजन, वीड के ग्रोथ के लिए प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसी टेक्निक निर्माण किया जिसको क्या बोलता जाता है? मियावाकी, जो छोटे से एरिया में डेंस फॉरेस्ट रीजनरेट कर सकती है। ठीक है। और द मियावाकी मेथड की अगर हम यूज़ करेंगे तो हम 2-3 साल में ही एक डेंस फॉरेस्ट और सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जबकि अगर हम ट्रेडिशनल प्रोसेस करने जाएंगे तो उसको तकरीबन 100 साल यानी कि 100 साल लग सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मियावाकी मेथड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कर्च स्ट्रेट के बारे में। कर्च स्ट्रेट क्या है और यह किन दोनों देश के बीच में या किन दोनों समंदर के बीच में कनेक्ट करती है? ऑप्शन ए ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। ऑप्शन बी है एजियन सी और ब्लैक सी। ऑप्शन सी है सी ऑफ आजव और ब्लैक सी। ऑप्शन डी है एजियन सी और बाल्टिक सी। चलिए बताइए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उनमें यह फेमस हो चुका है। ठीक है। तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के नाम पे इन 2 चीज़ों के अंतर्गत, इन 2 चीज़ों के भीतर आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ऑफ आजव और ब्लैक सी के बीच में है। ठीक है। हाँ, तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि यह किन किन के बीच में है और किस हिसाब से यह काम कर रही है। ठीक है। तो रसिया ने फिलहाल अभी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, मैंने आपको बताया था ना कल कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के लिए हम कुछ पोर्ट्स देखे थे। हाँ, तो उसी के बेस पे हम आज थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि कर्च स्ट्रेट जो है वो किन दोनों देशों के बीच, किन दोनों समुद्र के बीच है? ब्लैक सी और सी ऑफ आजव। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये लिखा है कर्च स्ट्रेट। ठीक है। ये है यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट जिनको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था। ये है रशिया, ये है यूक्रेन। ठीक है। यहाँ पे है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ आजव। इन दोनों के बीच में कनेक्ट करती है हमारी कर्च स्ट्रेट। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बताना है। पहला सेंटेंस कि जो डीएसी है यह हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री में यह हाईएस्ट बॉडी है जो निर्णय करती है किनके रिगार्डिंग? न्यू पॉलिसीज, कैपिटल एक्विजिशन फॉर द 3 सर्विसेज, इंडियन कोस्ट गार्ड और हमारी 3 जो सर्विस है उनके लिए हमें कुछ परचेज करना हो, हमारी कुछ नई पॉलिसीज़ लानी है, तो उनके लिए हाईएस्ट डिसीजन जो बॉडी है वो क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। क्या यह चीज़ सही है? हमें पूछा है सही है, तो यह है सही। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल। क्या बात कर रहे हो भैया, प्राइम मिनिस्टर कभी थोड़ी ना डिफेंस में चेयर करने लगेंगे, वो तो चेयर होंगे इकोनॉमी में, यहाँ पे नहीं आएंगे। तो हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया गलत। ठीक है। अब जैसे ही हम दूसरा गलत करने जाएंगे
तो ए गया, बी गया और साथ साथ डी भी गया, क्योंकि यहाँ पे भी ऑल 3 लिखा है। तो हमारा सही आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या लिखा है तीसरा सेंटेंस? इट वॉज फॉर्म आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001। देखिए, हमारे देश में जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, उसके बाद हमने एक सिस्टम जनरेट किया था, एक ग्रुप ऑफ कमिटी हमने तैयार किया था और उन ग्रुप ऑफ कमिटी ने हमें रिकमेंडेशन दिया था कि भैया आपको डीएसी बनाना है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है, जबकि हमारा ऑप्शन भी आएगा 1 और 3, 1 और 3 सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर इनके चेयरमैन नहीं है तो इनके चेयरमैन कौन होंगे? इनके चेयरमैन होंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और कंटेक्स्ट की बात यह है कि फिलहाल 26 राफेल को लेने की बात कर रहे हैं। किनके लिए? मरीन एयरक्राफ्ट के लिए, इंडियन नेवी के लिए। किनके पास से? फ्रांस के पास से। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करंटली न्यूज़ में दिख रहा था। ठीक है, जिनको हेड किया जाता है हमारे रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, द पाक बे लाइज बिटवीन। चलिए आपको बताना है कि ये जो पाक बे है वो किन दोनों के बीच में है। क्या गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है। चलिए आपको बताना है यह पाक बे किन दोनों के बीच में है। देखिए भैया, सबसे पहला ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा कुछ गुजरात का मैप है। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंभात। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई बे नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन सही है, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, जो कि हमारा ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ऐसा कुछ जाएगा। तो यहाँ पे जो श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो बे है इसी को बोलते हैं क्या? पाक बे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इन दोनों के बीच में ये आया है। ना ही लक्षद्वीप और मालदीव के बीच का है और ना ही अंडमान और निकोबार के बीच का है। ठीक है, तो ये था हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है फ्रेंड्स? अराकान योमा जो है यह एक्सटेंशन है किनका? हिमालय का। और कहाँ पे आया है यह आपको बताना है। क्या बलूचिस्तान में है या म्यांमार में है, नेपाल में है या कश्मीर में है? तो आपने सही पहचाना, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि म्यांमार में है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A person of mixed European and Indian blood in Latin America is called a। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी ने PYQ में हमें पूछा था। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि कोई बंदा अगर यूरोपियन और इंडियन ब्लड का है तो उनको लैटिन अमेरिका में किस नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, अब लैटिन अमेरिका का मैं तो निवासी नहीं हूँ, तो मुझे तो इनका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा शायद। फिर भी हम कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए मुलाटो, ऑप्शन बी मेस्टिजो, ऑप्शन सी मेइजी और ऑप्शन डी माऊ माऊ। ठीक है, हाँ, चाऊ चाऊ नहीं है, माऊ माऊ है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि मेस्टिजो। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है पंचायती राज जो है वो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सबको पता है सर, राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। किनका बर्थडे आता है भैया? लाल बहादुर शास्त्री जी का। और
हाँ सर जी, उसको तो आपने पहले ही नहीं बोला। हमारे प्यारे बापू का बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको दिया है एक असर्शन और आपको दिया है एक रीजन। सबसे पहला असर्शन, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देखिए, आपको यहाँ पे जियोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि जो एरिया इक्वेटर के आसपास है यह ज़्यादा रेनफॉल पूरे साल में रिसीव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर रीज़न भी बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेंशनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। देखिए, यह जो हमारी पृथ्वी है, यह पृथ्वी के बीचों बीच में इक्वेटर है, तो इक्वेटर में सूरज के किरण सीधे पड़ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है उनका वेपराइजेशन जल्दी होगा, और जैसे ही वेपराइजेशन होगा वो जो स्टीम होती है वो स्टीम ऊपर जाएगी, उनके बादल बनेंगे और कन्वेंशनल रेन होगा। तो अगर आप इन इक्वेटर रीजन के आसपास रहते हो तो आपको डेली रेनफॉल को एक्सपीरियंस करना मिल सकता है। इंडिया के जैसा नहीं कि आपको साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से 4 महीना ही रेनफॉल मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसर्शन भी सही है और उनका रीज़न भी सही है, जो कि एक एक्सप्लेनेशन सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए सही है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के यूपीएससी के लिए एमसीक्यूज। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।